नमस्कार, मैं श्रद्धा कुमारी और सुन रहे हैं आप मंजिल इंडिया, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो ना कि सपना सिर्फ देखते हैं, उन्हें हकीकत भी करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे युवा जो ना किसी पार्टी से जुड़े हैं और ना किसी राजनीति के चादर में लिपटे हैं। ये है जमीनी बदलाव के सच्चे सिपाही। समाज की गंदगी के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचार को चुनौती देना और युवा सोच को नई दिशा देना, यही इनका मकसद है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड के राजनीति के सबसे युवा चेहरा ठाकुर विक्रम सिंह। जी हाँ, ठाकुर विक्रम सिंह, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में पोड़ैयाहाट विधानसभा चुनाव 2024 लड़ा और कई व्यापक आंदोलनों में भाग लिया। क्षेत्र के महिला दीदियों के लिए एक बेटे के समान उनके हर समस्या में उनका साथ दिया। तो आइए उनसे इस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म मंजिल इंडिया पे। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। कि मैं ठाकुर विक्रम सिंह और मैं युवा समाज सेवी और मैं लगातार जो है झारखंड की राजनीतिक में मैं अपना योगदान देने का काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे पहाड़िया हो, आदिवासी हो, तमाम जैसे लोगों का मैं सहायता करने का काम कर रहा हूँ और मैं लगातार करते जा रहा हूँ। आप इतने ही कम उम्र में राजनीतिक में अग्रसर हो गए, जिस उम्र में अधिकतर लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। तो देखिए कि ये जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वो कहने का तात्पर्य है कि ये इसे लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, मतलब कि थोड़ा सा गलत नज़रिए से देखते हैं कि अगर कोई राजनीतिक में जा रहा है या राजनीतिक में आगे बढ़ना चाह रहा है या फिर वो समाज का सेवा करना चाह रहा है, तो देख रहे हैं कि ये लोगों के बीच का ये थोड़ा गलतफहमी है कि वो राजनीति के दलदल में फंसते जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आज शिक्षित व्यक्ति, अगर शिक्षित युवा अगर इस चीज पे पहल नहीं करेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी जो राजनीतिक है, जो कई सालों से जो राजनीतिक चली आ रही है, उसी प्रकार से राजनीतिक चलेगी। और शिक्षित युवा जब इसमें आएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा चीज में बदलाव लाने का काम करेंगे। आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से अशिक्षित लोग ऐसा सिस्टम बना के रखे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो अपना जीतने के बाद अपना परिवारवाद की राजनीति करते हैं कि उनका बेटा ही आगे का जो सांसद विधायक बनेगा या कोई और बनेगा या उन्हीं के परिवार में बनेगा। आज ये उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके तमाम जो परिवार के जितने भी लोग हैं सारे मंत्री, विधायक, सांसद हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की राजनीतिक जो अशिक्षित लोग कर रहे हैं और शिक्षित युवा जो है वो अपना पूरा जीवन जो है, आधा जीवन जो है नौकरी के तलाश में, पहले शिक्षित होता है, उसके बाद वो नौकरी के तलाश में अपना लग जाता है और पूरा आधा जीवन जो है उसी में व्यस्त हो जाता है और अपना जो है एक पारिवारिक जीवन जीने का काम करता है। लेकिन आज के युवा को ये जरूरत है कि वो शिक्षित होने के बाद जो हमारे राजनीतिक है उस पर भी ध्यान दें कि जो हम लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इस अशिक्षित लोग जो सांसद बने, विधायक बनने के बाद जो 100 शिक्षित व्यक्ति पे जो राज कर रहे हैं, जिस आधार पे कानून बनाया जा रहा है, जिस आधार पे आज मतलब कि कोई तरह का अगर आंदोलन होता है तो उसे दबाने का काम किया जाता है, तो इस चीज को आज खत्म करने की जरूरत है, युवाओं को पहल करने की जरूरत है। और ये जब तक शिक्षित युवा वर्ग के चाहे वो आपका छात्र हो या छात्रा हो, अगर इस चीज में नहीं आती है तो अशिक्षित लोग इसका इस्तेमाल करते रहेंगे और जो आम नागरिक हैं वो समझते रहेंगे कि ये एक तरह का दलदल है जिसमें आप देखते हैं कि राजनीतिक में आने के बाद जो है कई प्रकार से जानलेवा हमला किया जाता है या फिर कई प्रकार का जो है मानसिक तनाव बनाया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है। लेकिन इस चीज में जब शिक्षित व्यक्ति आएंगे तो काफी सुधार होगा। वो कहीं हट के चलेंगे, विधि व्यवस्था को बनाए रखेंगे, उन्हें दुरुस्त करने का काम करेंगे और आगे का जो फ्यूचर है वो राजनीति को और बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो है जो हमारे भारत के संविधान में जो आप देख रहे होंगे कि समता का जो है, मतलब कि समता का अधिकार जो सभी के समक्ष जो है वो मतलब कि सब बराबर है, वो चीज लाने का हम लोग काम करेंगे। समाज सेवा आपने कब शुरू किया और कैसे? देखिए, समाज सेवा मैं भी पिछले वर्ष से मैं भी लगातार छात्र जीवन ही व्यतीत कर रहा था और मैं
जब से मैं भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उसमें मैंने जीत भी हासिल की। और उनके बाद जो हमारा जो राजनीतिक दौर चला वो धीरे धीरे चलता ही चला गया। मुझे काफ़ी इच्छा होने लगी कि जो लोगों की मदद किया जाए, लोगों का किस तरह से अगर समस्या है तो उसको दूर किया जाए। हमने कई प्रकार के आंदोलन किए हैं, चाहे वो गरीब लोगों के लिए हो, असहाय लोगों के लिए हो, चाहे हमारे महिला दीदियों के लिए हो, चाहे पहाड़िया आंदोलन हो, चौकीदार आंदोलन है, इन तमाम आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़कर सभी का मदद करने का काम किया, निस्वार्थ भावना से किया है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से जो भी शिक्षित युवा है वो बढ़ चढ़कर अपना शिक्षा का जो है शिक्षा का जो क्या बोले कि शिक्षा को इस तरह से न्यूट्रलाइज करें कि ताकि इसका जो लाभ सभी को मिल सके। क्या कोई खास ऐसा घटना जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म पे आना स्टार्ट कर दिए? देखिए, कुछ ऐसा खास तो वजह नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे ही आप समाज में या फिर कहीं और अगर क्षेत्र घूमते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं आती है और उनको दूर करना आज के युवा का प्रथम कर्तव्य है और उसे करना भी चाहिए। समाज सेवा करने में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? देखिए, चुनौती यहाँ पे एक तरह से जो आप सवाल पूछे, चुनौती यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि हम लोग जो पहल कर रहे हैं तो उसमें काफी भविष्य में देखा जाता है कि कहा जाता है, मैंने बताया भी पूर्व में कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, लेकिन कठिनाई से कभी डरना नहीं चाहिए। और जो छोटे स्तर से जब बड़े स्तर पे पहुंचते हैं तो उस बीच में काफी परिस्थिति उतार चढ़ाव की आती है, कठिनाई आती है। तो हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और तमाम जितने भी गरमपंथी के विचारधारा के थे, उस तरह के हम लोग आज के युवा हैं। हम लोग डरने वालों में से नहीं है। हम लोग जहां तक होगा, जिस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन लड़ेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। क्या कभी ऐसा पल आया है कि आप हार मान गए हो? देखिए, इस तरह का जो आपने पूछा कि हार का, हमने देखिए हमेशा जब भी कोई भी चीज अगर किया जाता है तो उसमें अगर आप मान के चलिए कुछ कारणवश आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो उससे सीखने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उससे हतोत्साहित होना चाहिए। अगर कोई कारणवश अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, हार गए, तो ये शब्द जो हार है उसको हम लोग ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं। हम लोग उससे सीखते हैं और उसको फिर फिलअप करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने का काम करेंगे। आप किन किन क्षेत्रों में समाज सेवा करते हैं? देखिए, ये क्षेत्र कोई फिक्स नहीं है, मतलब कि सारे क्षेत्र, हम तमाम क्षेत्र में मतलब कि कार्य करने का काम, उनका समस्या को दूर करने का काम, और जहाँ भी गरीब असहाय है उनका मैं मदद करने का काम करता हूँ। और देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में आप देखिएगा कि अभी जहाँ भी आप नजर अगर डालिएगा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार या गलत काम हो रहा है। चाहे कोई विभाग हो, सभी विभाग में जो है अनियमितता का मामला सामने आता है। चाहे वो नगर परिषद आप देख लीजिए, चाहे वो आपके समाहरणालय के कई ऐसे विभाग हैं, जो डीएमएफटी देख लीजिए, तो कई प्रकार के जो है अनियमितता हो रही है। जैसे सिविल सर्जन में देखिए कि कुछ दिन पूर्व जो है डीसी महोदय सर गोड्डा के वो अस्पताल का निरीक्षण किए और उनका जो कार्य को लेकर वो उनको फटकार भी लगाई गई। तो ये तमाम जो चीजें आज हो रही है, जब विधि सम्मत और सही प्रशासनिक ढंग से हो रही है कोई काम, तो उसमें कैसे अनियमितता हो रही है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि सारा चीज का एस्टिमेट बन रहा है, सारा चीज का आपका ब्यौरा तैयार हो रहा है। तो इसके दौरान अगर कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार और अनियमितता चीज आती है तो ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इस विषय में चिंतन करने का जरूरत है जिला प्रशासन को, साथ ही हमारे जो भी झारखंड सरकार में मंत्री विधायक हैं, उनको इस विषय में चिंतन करने का जरूरत है। आपने अभी तक में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या क्या किया है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी सबसे अगर मैं प्राथमिकता अगर किसी को देता हूं तो वो हमारी महिला दीदी है। महिला दीदी के लिए मैं लगातार कार्यरत रहा हूं, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, मैंने उनका बढ़ चढ़ कर हमेशा मदद किया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मामला हो। मैंने महिला
दीदियों को सशक्त करने का काम किया है। उनको किसी प्रकार का जागरूकता का जरूरत है, अगर किसी प्रकार का कानूनन सहायता का जरूरत है तो मैं उनको हमेशा देने का काम किया हूं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया हूं। जैसे कभी कभार होता है क्या कि आप लोग देखे होंगे कि कई प्रकार से झारखंड सरकार लोन माफ कर रही थी। उसके दौरान महिला दीदियों के द्वारा भी कई प्रकार का लोन लिया गया था। जब सारे जगह का लोन माफ ही किया जा रहा है, किसान ऋण माफ कर दिया गया, तो बिजली बिल माफ कर दिया गया, अन्य प्रकार से कई लोन को माफ कर दिया गया, लेकिन जो महिला दीदियों का जो लोन है, जो गरीब दीदी है, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, उनको आज उनके लिए कोई नहीं बात कर रहा है। तो उस विषय के लिए हमने भी पहल किया था और पड़िया हाट के चौक में मैंने जन सुनवाई आंदोलन भी रखा था, जिसमें हजारों महिला दीदी वहां पे आई और अपना अधिकार को मैंने बताया कि आप लोगों के अंदर क्या क्या अधिकार है, आपको भारतीय संविधान क्या क्या अधिकार देती है कि अगर कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी आपकी बातों की अवहेलना करता है या कोई भी आपका लिखित कार्रवाई जो आप मांग कर रहे हैं अगर वो नहीं करता है, तो आप लोग एकजुट होइए, एक संगठित होइए और अपनी बातों को खुलकर सार्वजनिक तौर पर रखिए, ताकि जितने भी लोग आज देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं, सभी लोग आपका समर्थन कर सके और उनको मजबूरन उस पर संज्ञान लेना पड़े और उसमें कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाए। मैं इन तरह के तमाम जागरूकता को मैं फैलाने का काम कर रहा हूं। आज हमारे क्षेत्र की जितने भी दीदी हैं वो हमें अपना बेटा का समान समझती है, क्योंकि हर समस्या में अगर कोई खड़ा रहता है तो वो ठाकुर विक्रम सिंह उनका अपना बेटा खड़ा रहता है। और उनकी अभी बातों को सिर्फ जो है महिला दीदियों को जो आज इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक विभाग के माध्यम से किया जा रहा है, SLPS के माध्यम से किया जाता है कि कोई प्रोग्राम है, अगर मतलब बड़े मंत्री साहब का अगर प्रोग्राम है तो महिला दीदियों सबको जो है मतलब कि बस में भर के लाया जाता है और अपना भाषणबाजी जो कार्यक्रम है उनके दौरान उसको फिर मतलब कि पुनः भेज दिया जाता है। तो ये सिर्फ उसको क्या कर रहा है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनका बेटा ठाकुर विक्रम सिंह जो है हमेशा चाहता है कि हमारी माँ बहनें वो अपने अधिकारी को समझें और अपने अधिकारों को लड़के लेने का काम करें, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अपनी जो सोच है, जो विचारधारा है, जो हक और अधिकार की लड़ाई है वो लड़े, संगठित होकर लड़े। आपने अब तक कौन कौन सी पहल की जिस पे आपको गर्व है? देखिए, हमारे कार्य पे ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि मुझे गर्व है। मैं लगातार निस्वार्थ भावना से अपने कार्य को करता हूं और मुझे कोई भी प्रशंसा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जितने हद तक मैं काम कर सका हूं, क्योंकि आज इंसान का जो जिंदगी है मात्र आप देखिएगा तो 70 से 75 साल, उनके बाद उनका कोई मतलब कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि वो जो है आगे उनका जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस दौरान इतने छोटी सी जिंदगी में तो सबसे पहले ये कार्य करना चाहिए कि दूसरों को कैसे मदद किया जाए, दूसरों का कैसे सहायता किया जाए, ताकि लोग हमें याद रखें। ऐसा मान के चलिए कि आप एक ऐसा काम किए कि आप अच्छे से नौकरी करने लगे, पारिवारिक जिंदगी जीने लगे 60-70 साल के बाद, ऐसा करोड़ों लोग हैं, लेकिन आज उनका अस्तित्व कहीं कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी अपना यापन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करना है ताकि लोग भी याद रखे, लोग भी उनके विचारधारा पे चलने का काम करे। उन जो हमारी लड़ाई है जिस सिस्टम के खिलाफ है, कि जो आज जो सिस्टम देख रहे हैं कि बहुत सारे गलत तरीके भी हो रहे हैं, कि अगर भारतीय संविधान में अगर अधिकार मिला है बहुत सारा चीज का, तो उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उनको आज कौन देखने वाला है? सब यही सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जो है इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आज देख रहे हैं कि उसका दमन कर दिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पूर्व कई छात्र आंदोलन कर रहे थे, चौकीदार आंदोलन के दौरान वो शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन ऊपर से दबाव आया जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो है जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है, जबरदस्ती आके उनको जबरन उठा लिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये जो भारतीय संविधान की जो गरिमा है वो कहाँ जा रही है? आज क्या हो रहा है उनके साथ?
आज उन पे कोई देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उस पर आवाज उठाने वाला नहीं है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और इस पे जब तक पहल नहीं करेंगे तो इसी तरह से जिस तरह से आप पिछले 100 वर्ष में अंग्रेजों का शासन के दौरान देख रहे थे कि जबरदस्ती मतलब कि जबरन उसको दमन करने का काम किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, चाहे वो कैसा भी आंदोलन हो, चाहे वो शांतिपूर्वक आंदोलन हो, चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, ये तमाम प्रकार के जो आंदोलन को वो दमन करने का काम करते थे और अपनी कानून को वो लागू करने का काम करते थे। आपने इतनी कम उम्र में पोड़ैयाहाट विधानसभा चुनाव 2024 लड़ा, इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि विधि व्यवस्था को अगर सुधारने का अगर सोच रखें तो सिर्फ सोच रखने से कानून व्यवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है, सिस्टम में आना होगा। और सिस्टम में आने के लिए जो पहला सीढ़ी है उन पे चढ़ना बहुत जरूरी है। आज जैसे देख रहे हैं कि पोड़ैयाहाट विधानसभा 2024 में हमने चुनाव लड़ा, तो हमारी पहली सोच ये थी कि सिस्टम से हमको चलना है और आगे अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस सिस्टम से मैं आकर जिस प्रकार से सभी संतुलित रहे कि कोई भी किसी से अपर ना हो, अगर कोई नेता भी बन गया, कोई मंत्री भी बन गया, तो उससे ऊपर भी कोई ना कोई हो जो उसका निगरानी कर सके। और मैं चाहूंगा कि पोड़ैयाहाट में मैंने पहली बार जिस तरह से मैंने पहला कदम रखा है, मैं निरंतर इस कदम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आने वाले टाइम में पोड़ैयाहाट विधानसभा को अगर आशीर्वाद मिला मुझे क्षेत्र का, तो मैं अगर बनूंगा तो काफी मतलब जिस प्रकार से देख रहे हैं कि आज विकास की जो लय है वो धीरे धीरे रुकती हुई नजर आ रही है, उनको मैं तेज गति प्रदान करूंगा। और जिस प्रकार से शिक्षित युवा को काम करना चाहिए ताकि लोग को भी लाभ मिले। आज देख रहे हैं कि पोड़ैयाहाट के अंदर बहुत सारे ऐसे शिक्षित युवा हैं जिनको आज कोई किसी प्रकार का जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर मान के चलिए कि उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाता है किसी चीज के लिए, कोई वर्क करने के लिए, तो उससे काम भी जो है हमारे राज्य से दूसरे राज्य में बेंगलोर हो जाए या दिल्ली हो जाए या मुंबई हो जाए, ये प्रकार के तमाम दूर दराज के इलाके में दिया जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे अगर क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें अपने क्षेत्र में उन्हें काम करने का मैं कार्य दिलाऊंगा ताकि वो अपने घर परिवार से मिलके और अपने सोच को और ज्यादा विकसित कर सके। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के युवाओं को, हमारे छोटे भाई या हमारे ये बड़े भाई के रूप में तमाम जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपनी शिक्षा को अच्छे से मजबूत बनाइए, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अपना 3 लाइन कहते हैं, 3 शब्द कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बिना शिक्षा के कोई भी चीज जो है आज आसान नहीं है, कोई भी आपको किसी भी मामले में फंसा सकता है। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, तो कोई भी, चाहे वो कोई इतना भी बड़ा अधिकारी हो, वो आप पे हावी नहीं हो सकता है। जो युवा समाज बदलाव लाना चाहते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं युवा समाज जो बदलाव लाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो कंधे से कंधे मिलाकर सभी युवाओं के साथ, सभी छात्र छात्राओं एक साथ मिलकर तो सही दिशा में जाने का काम करें और अपने शिक्षा को और बेहतर बनाएं और एक समाज में मिसाल कायम करने का काम करें। उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? उन्हें देखिए, सबसे पहला अगर कड़ी है अगर आगे बढ़ने का और उन्हें मतलब कि एक मिसाल कायम करने का, तो वो शिक्षा है जो मैं बताया। और एक स्लोगन भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सबसे सर्वोपरि है, उन्हें प्राथमिकता दीजिए, पहले शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और फिर संघर्ष कीजिए और संघर्ष कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का काम कीजिए। समाज सेवा के अलावा आपका किन चीजों में रुचियां हैं? देखिए, समाज सेवा से पहले मैं एक छात्र जीवन व्यतीत कर रहा था, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि मैंने तमाम, चाहे वो जैसे मैंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिया, उसमें सारे सब्जेक्ट, उसमें मैंने आपका 90% से अधिक अंक लाने का काम किया। उसके बाद मैंने
इंटरमीडिएट किया जो सीबीएसई बोर्ड से ही मैंने किया था, और मैट्रिकुलेशन मैंने ज्ञानास्थली पब्लिक स्कूल जो गोड्डा में है, मैं वहाँ से मैंने मैट्रिक 10th क्लास मैंने पास किया। और उनके बाद मैंने सीबीएसई से भागलपुर से मैंने जो है इंटरमीडिएट किया, उसमें भी मैंने 85% मार्क्स लाने का काम किया, जो हमारा मैथ्स था। और काफ़ी मुझे मैथ्स में मुझे काफ़ी रुचि है। और उसके बाद मैं लगातार क्या बोलता है कि एक कम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने तैयारी किया, जैसे यूपीएससी का एग्जाम हो, जैसे जेपीएससी का एग्जाम हो, तमाम सारे उसमें मुझे सारे आर्ट्स सब्जेक्ट को मुझे पढ़ने को मिला। मैं काफ़ी पहले मुझे जो आर्ट्स की विषय है मतलब कि थोड़ा बोरिंग लगता था, लेकिन जैसे ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से प्रारंभ की, उसके दौरान मैंने काफ़ी विषयों पर अध्ययन किया, जैसे वो इतिहास हो, भूगोल हो, आपका पॉलिटी हो, आपका अर्थशास्त्र हो, इन तमाम विषयों में मैंने अध्ययन किया, उनकी चीज़ों को मैंने समझा, और मैं अपने जीवन में भी उसको उतारने का काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास में जिस प्रकार से हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे नरमपंथी हो या गरमपंथी हो, सभी का लक्ष्य एक ही था, लेकिन रास्ता सबका अलग-अलग था, लेकिन सबका लक्ष्य एक था, और वो सबका लक्ष्य था कि स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता पाने के लिए कई समुदाय के लोगों ने कई प्रकार से रास्ताओं को चुना, लेकिन लक्ष्य था। और हमारे जो पूजनीय जो पूरे भारत के बापू के रूप में जाने जाते हैं महात्मा गांधी, उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर था कि आज के युवाओं के द्वारा जो बहुत ही कम किया जा सकता, अहिंसा का मार्ग अपनाना बहुत ही कठिन है, कि आपको दंड दिया जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको सारा चीज किया जाएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप अहिंसा के मार्ग में हैं तो आपको अहिंसा के मार्ग में ही चलना होगा। भारत के इतिहास में दो तरह की विचारधाराएं पनप रही थी, एक गर्मपंथी, दूसरा नरमपंथी। आप किनको अपना आदर्श मानते हैं? देखिए कि दोनों ही विचारधाराएं उस परिस्थिति के लिए सही थे, लेकिन आज इस परिस्थिति में जो देख रहे हैं कि वर्तमान में गर्मपंथी और नरमपंथी ये दोनों के मिक्स में, मतलब कि दोनों के जो है दोनों का जो मिलाव है, जो दोनों विचारधारा का मिलाव लेके चलना होगा। क्योंकि आज जैसे होता है ना कि गुड बेस्ट होता है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि सभी चीज में ऑलराउंड बनना है, समझे? ऐसा नहीं है कि जो है आप किसी एक चीज को लेके चल रहे हैं, एक चीज में आप यदि अच्छे हैं, आपको सभी क्षेत्र में अच्छा बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों को लेके चलना होगा। अगर आपको मान के लिए अहिंसा के मार्ग में चल रहे हैं, कानून को कोई तोड़ते जा रहा है, ताक पे रखते जा रहा है, और आपको प्रताड़ित करते जा रहा है, दंड देते जा रहा है, तो उस समय अपने विचारधाराओं को भी बदलना पड़ेगा। और हम लोग बदलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आप एक लाइन सुने होंगे कि हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। हम लोग भी पहले प्यार से ही, नम्रता से ही पेश आते हैं, लेकिन अगर देखेंगे कि अगर आप जो है नम्रता से सुनने लायक नहीं है, अपना जो है जो कानून व्यवस्था को फिर भी आप ताक पे रखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे। क्या आपको लगता है भारत में सच में भ्रष्टाचार है? देखिए, भारत में भ्रष्टाचार आप बोलते हैं कि 90% लोग अगर हैं, और जो भी क्षेत्र हैं या जो भी डिपार्टमेंट है, उसमें आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, संलिप्त है लोग। भले आज के जो लोग हैं वो भले अपने पारिवारिक जिंदगी जी रहे हैं, किसी को किसी से कोई उतना मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप जिस प्रकार से एक ड्रोन जब ऊपर में आकाश में जाता है, वहां से सारा चीज क्लैरिटी दिखता है, साफ सुथरा जो है चीज दिख रहा है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उस प्रकार से अगर आप न्यायालय में जैसे न्यायाधीश जैसे बैठते हैं, तो ऊपर क्यों देख बैठते हैं? उनका अर्थ होता है कि ऊपर से सब समान है, अगर कोई
गलत कर रहा है या कानून के विधि व्यवस्था को तोड़ रहा है, ऊपर से वो सारा चीज को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सके, देख सके। तो हमारा यहाँ पे थिंकिंग ये है कि हम लोग भी जो है इसी चीज के रास्ता में हम लोग चल रहे हैं कि ऊपर से जब देखिएगा भारत में तो 90% जगह स्पॉटेड मिलेगा जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, और उस चीज को हटाने के लिए हम लोग को पहल करना होगा। हमारे जैसे तमाम युवाओं को आगे आना होगा, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भ्रष्टाचार को हम लोग कम करेंगे, और जो सही जगह पे मायने में जो खर्च होना है या फिर जिस प्रकार से चीजों को लाना है उनको व्यवस्थित ढंग से हम लोग संतुलित बनाने का काम करेंगे। आप लगातार राजनीतिक में अग्रसर हो रहे हैं, तो आने वाले समय में आप किन पार्टियों को अपना आदर्श मानेंगे? देखिए कि अब झारखंड की राजनीति में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, जो दल हैं, जो अपने अपने विचारधारा को लेकर चल रही है। चाहे वो आपका आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो आपका राजद पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। इन तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबके अपने अपने विचारधारा हैं, और अगर आप उन पार्टी में जुड़ते हैं तो उनके विचारधारा से चलना होगा। आपको स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी भी गरीब समुदाय के लिए, असहाय समुदाय के लिए खुल के लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। आज पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि राघवेंद्र सिंह कुछ मामले को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन माननीय सांसद निशिकांत दुबे द्वारा उन्हें जाकर अव्यवस्थित ढंग से उन्हें मतलब कि आदेश दिया गया कि जो है आप ये आंदोलन अभी तत्काल स्थगित कीजिए, हमारी पार्टी इस पे निर्णय करेगी, उसके बाद जो है इस पे हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई भी आंदोलन नहीं हुआ। तो ये जो आज देख रहे हैं कि विचारधारा, अगर वो स्वतंत्र रूप से अगर मान के चलिए कि पार्टी को ये देखना चाहिए था कि अगर वो सही चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें और मोटिवेट करना चाहिए था, उन्हें और प्रेफरेंस देने का काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसी पार्टी नहीं कर रही है। तो ऐसी पार्टी जो जहाँ पे अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, अपना विचारधारा प्रकट करने का स्वतंत्रता, और तमाम गरीब असहाय के लिए मुद्दों को रखना और उनको पूरा करने के लिए स्वतंत्रता अगर जिस पार्टी में मिलेगा तो मैं भविष्य में उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं स्पेशली उनके विचारधारा, अगर उनके विचारधारा सही होगा तो मैं उसको मानूंगा, अगर उनके विचारधारा जनहित के लिए सही नहीं होगा तो मैं उनके विचारधारा को भी मैं नकारूंगा, और मैं हमेशा जनहित के लिए काम करूंगा ताकि लोग के जो व्यवस्था है वो सही तरह से चले। आप अपने समय में टॉपर रहे हैं, तो आपने फिजिक्स जैसे कठिन सब विषयों को कैसे समझा था? देखिए कि अपने समय में जिस समय मैंने क्लास 10th पास किया ज्ञानस्थली से, तो मैं वास्तविक बता रहा हूँ, मतलब कि मैं ज़्यादा जो है रैंकर स्टूडेंट नहीं हुआ करता था। मैं जो है 80-85% के बीच का छात्र था। लेकिन जैसे मैंने इंटरमीडिएट के लिए तैयारी करने के लिए मैं भागलपुर गया, वहाँ पे जिस हॉस्टल में मैंने वहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन किया था, तो वहाँ हॉस्टल के दौरान मुझे देखने को मिला कि जिस प्रकार से हमारा यहाँ डेली का रूटीन था क्लास 10th में, कि सुबह से मैं क्लास स्कूल जाना, स्कूल से लौट के अपना जो प्लेग्राउंड में खेलना, उसके बाद फिर जो भी 1-2 घंटा जो टाइम स्टडी नाइट में किया जाता है वो 9-10 बजे तक करना, उसके बाद फिर जो है अपना सो जाना। लेकिन हॉस्टल लाइफ में मैंने देखा कि जिस समय से मैं मतलब कि अपने बेड पे जा रहा हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ, उस समय विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी वहाँ पे हॉस्टल में मौजूद थे जो 1-2 बजे रात तक अपना कंटिन्यू स्टडी करते थे। तो उसको देख के हमारे मन में एक बात चला कि सारे विद्यार्थी आगे स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे नींद आ रही है। तो मैंने एक आध दिन जो प्रयास किया मैंने कि मैं भी उस चीज़ को कंटिन्यू करूं, लेकिन करना बहुत ही कठिन था और बहुत बार प्रयास करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा था।
लेकिन धीरे 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 मुझे भी आदत लगी कि मैं धीरे धीरे उस चीज़ में मैं ढलने लगा। वहाँ का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था, मैं धीरे धीरे उसमें प्रयास करने लगा। और जो क्लास में जो पढ़ाया जाता था उससे आगे का, जैसे मान के लिए मुझे जो होमवर्क मिला, मैं होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचा, टाइम तो अभी हमारे पास 2 बजे तक है, तो उसके दौरान जो टाइम जो बचता था उसमें मैं आगे का पढ़ाई करता था। कि जो जैसे आज 10 चैप्टर हुआ तो 11 चैप्टर को मैं उसी दिन तैयार कर लेता था, उनको पहले से मैं प्रैक्टिस करता था। अब प्रैक्टिस करने के बाद फिर जैसे क्लास में उस चीज़ को पढ़ाया जाता था तो वो सारा चीज़ तो मैं पहले से स्टडी कर चुका हूँ, तो मुझे समझने में आसानी हो रही है। उसके बाद उस चीज़ का जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाए। न्यूमेरिकल्स जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि वर्ड प्रॉब्लम को समझा कैसे जाए। मेन है कि समझ जैसे गए तो उसको हम आसानी से उसमें फार्मूला लगा के हम उसको बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते थे पहले उसको समीक्षा करते थे कि उसमें क्या क्या गिवन पॉइंट दिया हुआ है, उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, उसको सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखना है। उसके आधार पे फ्लैशबैक में जाके ये चेक करना है कि ये किस फार्मूला में फिट बैठता है। तो ये सारे चीज़ का रिक्वायरमेंट उस समय हम लोग को समझ में धीरे धीरे आने लगा, जब हम लोग कंटिन्यू मतलब कि एक्स्ट्रा स्टडी जब करने लगे, तब ये जो हम लोग का जो ब्रेन है वो विकसित होने लगा। और फिर फिजिक्स जो है, ये जो विषय है जो आजकल के छात्र कठिन समझते हैं, वो धीरे धीरे आसान होने लगा। मैं हमारे अगर देख रहे हैं जितने भी मंजिल इंडिया के दर्शक हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर छात्र हैं जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट से डरना नहीं है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है ये करने का प्रयास करना है। तो फिजिक्स का कोई जैसे न्यूटन्स लॉ है तो बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ है जो है वो क्लास 10 में ही मतलब कि दिया हुआ रहता है। अब वो 3 नियम है उनका कि पहला है कि आपका कि कोई भी वस्तु अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, कि उस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। ठीक है, उस बॉडी के समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब ये जैसे ही फोर्स बढ़ेगा, जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, तो जैसे अगर उसका मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वो फोर्स भी बढ़ेगा। और तीसरा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी चीज़ का जो कोई भी क्रिया जो होती है उसका अगर मैं मतलब कि जितना ही जोर से या फिर जितना ही फोर्स से अप्लाई किया जाएगा तो वैसे ही अपोजिट फोर्स मुझे देखने को मिलेगा। तो ये तीसरा नियम है न्यूटन का। आजकल के बच्चों को मैथ्स बहुत ही कठिन लगता है। आप टॉपर रहे हैं तो आप कैसे मैथ्स को पढ़ते थे? कुछ ऐसा तरीका जो कि बच्चे फॉलो कर सकते हैं आपका बात। देखिए कि मैथ्स ऐसा विषय है जिसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट जो एक स्लोगन है, एकदम ये सही है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप निखरते जाइएगा, उतना अच्छा होते जाइएगा, उतना बेस्ट होते जाइएगा। कहने का मतलब है कि जैसे आप मैथ्स के बारे में जैसे पूछ रहे हैं कि क्या होता है कि 1 घंटा बनाए 2 घंटा बनाए, कहने का मतलब है कि मैथ्स को बनाने के लिए जो रुचि है वो डेवलप करना होगा। कि जैसे एक जैसा जो प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है कि जिसमें एक फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहा है उस प्रकार का जो मान लीजिए कि जो कंटिन्यू 10 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे आप एक क्वेश्चन बनाए फिर दूसरा क्वेश्चन बनाए, जब बनने लगेगा तो अपने आप जो रुचि डेवलप होगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा कि जो है हम आगे कर सकते हैं। और इस चीज़ को जब कंटिन्यू रखेंगे तो मैथ्स आसान हो जाएगा। और जो अब क्लास 12th में जनरली देखते होंगे
कि ज़्यादातर स्टूडेंट कैलकुलस जो पार्ट है, डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका ये इंटीग्रेशन का जो पार्ट है, इसी में ज़्यादा स्टूडेंट जो है घबराते हैं कि इस चीज़ को कैसे कवर अप करें, कैसे इसको होगा। और सबसे ज़्यादा मार्क्स जो अगर पूछा भी जाता है तो वो 44 मार्क्स का पूछा जाता है क्लास 12th में। तो ये इस चीज़ को कैसे किया जाए। तो देखिए, कहने का मतलब है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि किसी भी चीज़ को जैसे कोई भी ये एक मोबाइल है, इसको अगर डिफरेंशिएट करना मतलब इसको कट करके छोटा छोटा टुकड़े बांटना, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और उसी चीज़ को जब हम जोड़ेंगे एक एक करके तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो यही चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये फार्मूला कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। इस सारा चीज़ का जो है वो क्लास 11th में ही इसका डेरिवेटिव्स होता है। वो जो आपका फर्स्ट लिमिट ऑफ सम जो है उसके माध्यम से सारा चीज़ का प्रूफ दिया हुआ है। इसके माध्यम से घबराने का कहीं कोई ज़रूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। इसको समझने और डेवलप करने की ज़रूरत है, रुचि को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो और परफेक्ट होते जाइएगा। केमिस्ट्री के रिएक्शंस आप कैसे याद करते थे? देखिए, केमिस्ट्री के रिएक्शन, देखिए केमिस्ट्री तो सबसे ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से संबंधित है। आप देख रहे होंगे कि एक चैप्टर होगा क्लास 12 में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन जो रसायन विज्ञान का क्या प्रयोग है, बहुत सारे ऐसे चीज़ है। जैसे आज देखते होंगे सैलून में आपका इस्तेमाल किया जाता है फिटकरी, वो भी उसका एक सूत्र है, उसका फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 3.24H2। तो ये इन प्रकार की चीज़ों को समझना होगा, अपने दैनिक जीवन से इसको जोड़ने का प्रयास करना होगा, तब ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, आसान होते जाएगा। ये संविधान खतरे में है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल एजेंडा है। कहने का तात्पर्य है कि आज कुछ पार्टी इस संविधान को लेकर मतलब कि सामने आती है कि संविधान खतरे में है, और ये मानना भी सही है कि संविधान खतरे में है, लेकिन उसको पेश करने का तरीका या फिर उसको मतलब कि बताने का तरीका ये गलत है। कहने का मतलब है कि संविधान तो आज खतरे में बुझा रहा है कि कोई भी अगर शांतिपूर्वक आंदोलन करता है उसको जब राइट है आर्टिकल 19A के तहत कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसको उठाया जा सकता है। तो ये संविधान का आज मतलब कि कमी नज़र आ रहा है कि संविधान को महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज मान लीजिए कि कोई अगर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ डिसीजन सुनाती है तो उसको किन्हीं के द्वारा नहीं माना जाता है। कुछ दिन पूर्व आपने एक बात भी सामने आई थी कि माननीय सांसद गोड्डा जो निशिकांत दुबे ने कहा था कि न्यायपालिका जो आपका आदेश सुनाई है, जो फैसला सुनाई है, वो जो है मतलब सही नहीं है। अगर ऐसा है तो वो विधानसभा और लोकसभा जैसे चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। तो ये चीज़ जो है भारतीय संविधान में सबका अलग अलग रोल है, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सभी का अलग अलग कार्य है और सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और उसको संतुलित बनाने का काम कर रहा है। तो आप किसी पे एलिगेशन लगाइएगा और संविधान, इसी कारण से आज जो है संविधान का जो महत्व धीरे धीरे कम होते जा रहा है पॉलिटिकल रूप में। अभी भारत में कश्मीर में बहुत ही दुखद घटना हुई है, पहलगाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उसमें मैं काफ़ी दुख व्यक्त करता हूँ कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया है वो काफ़ी ही निंदनीय और दुखद है। इस पे सरकार को पहल करना चाहिए और इस संबंधित विषय का जांच करना चाहिए, और जहाँ तक जो दोषी हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। अभी झारखंड बोर्ड का पेपर जो कि दुमका में एक सेंटर बना हुआ था, वहाँ पे कॉपी जलकर राख हो गई, क्या ये करप्शन है या फिर इस पर क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जो आपका न्यूज़ आया था कि जो ऐसा मामला आया कि जल गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है सिस्टम का लापरवाही है। सिस्टम को अगर मान के चलिए कि दायित्व तो ये आपका बनता है कि अगर कॉपी अगर परीक्षा होने के बाद आपके पास जमा है तो ये आपका दायित्व है
ये किसी सरकार का लापरवाही नहीं, जो वहाँ के सिस्टम में जो संबंधित स्टाफ जो हैं उनका लापरवाही है। और क्योंकि इससे कोई फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है। ये जो छात्रों का ये आपका कॉपी था परीक्षा का, इससे कोई राजनीतिक इशू नहीं है कि जो है ये मेरा कोई मतलब कि दंडात्मक मेरा डॉक्यूमेंट था जिससे मैं हम किन्हीं को सज़ा हो जाता, ऐसा कोई इशू नहीं था। ये तो एक छात्रों का पेपर था। ये लापरवाही वहाँ के सिस्टम के स्टाफ का लापरवाही था। इसको सही करने की ज़रूरत है। और जिन भी स्टाफ के द्वारा या जिन भी अधिकारी के द्वारा ये लापरवाही बरती गई है तो उनको कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। क्या भारत में सिस्टम की लापरवाही की वजह से भारत पीछे है और जापान और चीन जैसे देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, सिस्टम तो कह सकते हैं कि जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारत, आपको मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक हम कहना चाहते हैं कि जापान में जो जिस चीज़ को 20 आदमी मिलकर करते हैं वो भारत में एक अकेला आदमी ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना ज़्यादा इस चीज़ में मतलब कि उत्सुकता नहीं है। आदमी उस चीज़ में जाना नहीं चाहते हैं। आदमी ज़्यादातर लोग जो है सरकारी नौकरी के पीछे जाना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कि देश कैसे डेवलप होगा। और यहाँ पॉलिटिकल रूप में भी उसे मतलब कि जो है थोड़ा सा आज उसको छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है कि चाहता तो भारत और भी ज़्यादा चीज़ का अचीवमेंट करेगा और कर भी रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो खेल हो चाहे टेक्नोलॉजी हो। लेकिन धीरे धीरे टाइम आने पर मुझे लगता है कि भारत जो है और भी अच्छे मतलब कि क्षेत्रों में अच्छा करेगा और अच्छे अच्छे जगह पे हमारा देश जो है वो मतलब विश्व में एक अपना स्थान बनाने का काम करेगा। भारत अपने आप को विश्व गुरु मान रहा है अभी, क्या ये सिर्फ अभी कहने के लिए बचा हुआ है या फिर सच में है? देखिए, विश्व गुरु तो जहाँ तक बात है कि कहीं ना कहीं क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत अपना झंडा गाड़ने का काम किया है। अब मुझे लगता है कि अभी विश्व गुरु अपने आप को कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि जिस प्रकार से कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये कहना उचित नहीं होगा। क्योंकि अभी हम लोग को और कार्य करने का ज़रूरत है। हम लोग को अनेक क्षेत्रों में अनेक लक्ष्य को पार करने का ज़रूरत है। और हम जैसे युवाओं को ज़रूरत है कि किस प्रकार से सिस्टम में आकर सिस्टम को सही समझे और उचित जगह पे उचित व्यक्ति का इस्तेमाल होकर तभी देश आगे बढ़ सकता है। जैसे कहने का मतलब कि आज जो व्यक्ति LLB किया तो उनको बिल्कुल वकील जो वकील समुदाय के लोग हैं उनमें आना चाहिए। जज या भी जो भी कानूनी अधिकारी या कानून सलाहकार होते हैं उस चीज़ में आना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो LLB किए हुए हैं, सरकारी नौकरी अगर निकल गया अगर आपका ग्रुप D लेवल का भी, तो उसमें भी वो भरते हैं, उसमें भी वो जाते हैं। तो जो टैलेंट उनके अंदर हिडन टैलेंट था वो तो चला गया, वो तो आपका पारिवारिक जीवन में चला गया। तो इस चीज़ से बचने का ज़रूरत है भारत के लोगों को। और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे वो सुधरेगा और सही करने का वो लोग काम करेंगे। जब सरकार उसमें बहाली ही नहीं देंगे, जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो NTPC वगैरह इस सब में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बात ये भी आपका बहुत हद तक सही है कि जिस प्रकार से आपने बोला कि चाहे जो भी सरकार हो वो वैकेंसी जो निकाल रही है, मतलब कि जो रिक्त पद है उनको नहीं भर रहे हैं। आज एक पदाधिकारी जो है वो 4 जगह का प्रभार लेके बैठा हुआ है, जबकि 4 अगर मान ले कि एक प्रखंड में जैसे एक प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO होता है, उसी प्रकार से आज देख रहे हैं कि गोड्डा का जो BDO है और जो बसंतराय का BDO है वो दोनों एक ही परिवार में है। क्या वहाँ पे 2 व्यक्ति नहीं हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आज झारखंड सरकार इस विषय में कोई ध्यान नहीं दे रही है। आज कुछ इस पे ध्यान नहीं दे रही है। कितने दिन से 2021 में भी जो झारखंड सरकार था, हेमंत सोरेन का सरकार था, उन्होंने भी ये दावा किया था कि 2021 में कैलेंडर जारी किया था कि किस प्रकार से जो है आपका वैकेंसी निकलेगा, किस महीने में एग्ज़ाम होगा, किस महीने में रिजल्ट आएगा, किस महीने में नियुक्ति होगा। ये तमाम चीज़ की जो है कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन उसका आज अनुपालन नहीं हुआ। आज के लोग अभी भी युवा त्रस्त है। कहीं ना कहीं जो सरकार की फॉल्ट है उसको सुधारने की ज़रूरत है। मैं मांग करता हूं झारखंड सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द पहल करें। और इस बार भी आपने जिस प्रकार से झारखंड में नियुक्ति कैलेंडर जारी किया है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें।
भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं और ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये दर्शकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल वर्तमान में अभी 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट है, वो आपका आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। और देखिए कि आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि हिटलर जो था वो भी एक कॉमन आदमी था, गरीब परिवार से था। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, मतलब कि जो सिस्टम चला था, जब शासक बने तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को तुरंत ख़त्म कर दिया। ये संशोधन से रिलेटेड ही संबंधित है। पहला चुनाव लड़े 1929 में, 28 में, सॉरी, हाँ, वो उसमें उनका जो वोट जो आया वो मात्र 2% वोट आया। चुनाव लड़ा जर्मनी में, तो वो 32% वोट लाया और जो है वहाँ पे अपना शासन करना चालू किया। लेकिन जिस सीढ़ी से दूरी तय किया, उसी सीढ़ी को उसने हटाने का काम किया। आज देख रहे हैं कि संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। अगर उसी आर्टिकल को अगर हटा दिया जाए 368 का ही इस्तेमाल करके, तो संविधान कहाँ को लेकर कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि अपनी विचारधारा को केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू को लेके चल रही है, जबकि उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि देखिए, अगर जिसका व्यवहार, नेचर अगर गलत हो तो एक व्यक्ति गलत होता है, कोई एक समुदाय गलत नहीं होता है। जैसे कोई मुसलमान है तो मुसलमान गलत नहीं है, उसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कट्टरपंथी होगा। हिंदू में भी कई ऐसे लोग हैं जो जानलेवा हमला करते हैं। मुसलमान में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जानलेवा हमला करते हैं। और हिंदू में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं सही काम करते हैं, समाज सेवा करने का काम करते हैं, मुसलमान में भी है। तो कहने का मतलब है कि इसको जोड़ना किसी समुदाय से, ये भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं और ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। ये दर्शकों को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल वर्तमान में अभी 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये जो संशोधन है, जो अमेंडमेंट है, वो आपका आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जाता है। और देखिए कि आपको मैं थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि हिटलर जो था वो भी एक कॉमन आदमी था, गरीब परिवार से था। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, मतलब कि जो सिस्टम चला था, वो शासक बने तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को तुरंत ख़त्म कर दिया। ये संशोधन से रिलेटेड ही संबंधित है। पहला चुनाव लड़े 1929 में, 28 में, सॉरी, हाँ, वो उसमें उनका जो वोट जो आया वो मात्र 2% वोट आया। चुनाव लड़ा जर्मनी में, तो वो 32% वोट लाया और जो है वहाँ पे अपना शासन करना चालू किया। लेकिन जिस सीढ़ी से दूरी तय किया, उसी सीढ़ी को उसने हटाने का काम किया। आज देख रहे हैं कि संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। अगर उसी आर्टिकल को अगर हटा दिया जाए 368 का ही इस्तेमाल करके, तो संविधान कहाँ को लेकर कहा जाता है कि संविधान खतरे में है, क्योंकि अपनी विचारधारा को केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू को लेके चल रही है, जबकि उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स कर रही है। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है कि देखिए, अगर जिसका व्यवहार, नेचर अगर गलत हो तो एक व्यक्ति गलत होता है, कोई एक समुदाय गलत नहीं होता है। जैसे कोई मुसलमान है तो मुसलमान गलत नहीं है, उसमें भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कट्टरपंथी होगा। हिंदू में भी कई ऐसे लोग हैं जो जानलेवा हमला करते हैं।
मुसलमान में भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो जानलेवा हमला करते हैं, और हिंदू में भी बहुत सारे तो फाइनली सर, हमारे मंजिल इंडिया के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? कि मंजिल इंडिया के दर्शकों को मैंने सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारे इंटरव्यू के लिए आपने इतना कीमती वक्त निकाला। मैं आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि जितने से ज़्यादा हो सके हमारे मंजिल इंडिया को सपोर्ट करें, और जितना भी हो सके, क्योंकि आज के युवा जो है उस सही मतलब मार्ग पे जाना चाहिए, सही चीज को दिखाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में 4 स्तंभ हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ये मीडिया जो ऐसी चीज होती है जो सभी को पारदर्शिता लाती है, सभी के बीच में जो है वास्तविक चीज को रखती है। तो सही चीज के लिए सपोर्ट करना आवश्यक होता है। मैं तमाम मंजिल इंडिया के दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।